एंड वेलकम। आई एम इन सिडनी ऑस्ट्रेलिया और यहाँ पर हम आए हैं क्रेडाई नेटकॉन 2024 के लिए। साल दर साल एक नया देश, एक नई प्रेरणा। तो इस बार ऑस्ट्रेलिया क्यों आए हैं? क्योंकि यहाँ का जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है लगता है कि वो वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड है। और क्या हम हिंदुस्तान में ऐसी कल्पना कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते हैं? तो ये बात तो होगी, लेकिन अगले 2-3 दिनों में क्रेडाई नेटकॉन के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होंगी। 1400 से ज़्यादा डेवलपर्स यहाँ पर आए हैं, तो बहुत सारी बातें करेंगे। रियल स्टेट को फिर नए सिरे से समझेंगे। काफ़ी कुछ हो रहा है इस वक्त देश में रियल स्टेट के अंदर, वो सारी बातें तो होंगी। लेकिन एज एन घर खरीदार, एज एन इन्वेस्टर, रियल स्टेट में आपके लिए क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ समझने वाली बातें हैं। थोड़ा फ्यूचर देखेंगे, थोड़ा पास्ट देखेंगे और वर्तमान में क्या कर सकते हैं, ये भी बात होगी। तो चलिए तैयार होते हैं एक बेहतरीन सफ़र के लिए इन सिडनी ऑस्ट्रेलिया। क्रेडाई नेटकॉन 2024 सिडनी ऑस्ट्रेलिया, और बातचीत की शुरुआत करते हैं हम प्रेसिडेंट क्रेडाई बमन ईरानी साहब से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। तो पहला सवाल यूजुअली यही, वाई ऑस्ट्रेलिया? विपिन जी, आप यहाँ पे आए हैं, तो आपके दर्शक भी ये आजू बाजू की एरिया अगर देखें तो उन्हें पता चलेगा कि सिडनी जो है वो काफ़ी हद तक बड़ी अच्छी तरह से डेवलप हुई है। जैसे कल हम मिनिस्टर के साथ आ रहे थे तो मैंने मिनिस्टर साहब को दिखाया कि देखिए यहाँ पे जो टाउन प्लानिंग जिसे कहते हैं, जहाँ पे ये पीछे हमारे जो इतना बड़ा ग्रीन ओपन स्पेस है उसके आगे ये सारी बिल्डिंग है, पर उससे ज़्यादा यहाँ के जितने सड़कें हैं वो कहीं पे बिल्डिंग के ऊपर से जाते हैं, तो कहीं पे बिल्डिंग उनके ऊपर बनाई गई है। तो ये इस तरह की जो प्लानिंग है हमारी सिटीज़ को ज़रूरत है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो स्पेस को यूटिलाइज़ कर रहे हैं उसको ज़्यादा अच्छी तरह से यूटिलाइज़ कर सकें और फिर ही इस तरह के बड़े जो कम्युनिटी स्पेसेस हम जिसे कहते हैं वो बना सकें। आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, तो आपकी जो रिपोर्ट है इस साल कॉलियर्स के साथ, उसमें भी जो वन ऑफ द मेन पिलर्स की, जैसे हमें आगे जाना है और विकसित भारत की तरफ जाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर शायद मेन रहेगा। लेकिन जो हमारी करंट एग्जिस्टिंग सिटीज़ है लाइक मुंबई, दिल्ली, क्या आप उनमें उसी इंफ्रास्ट्रक्चर को थोड़ा ट्विस्ट करने की बात कर रहे हैं, या हमें नए अर्बन सेंटर्स चाहिए? जैसा आप कह रहे हैं कि 60% पॉपुलेशन अब अर्बन एरिया में। दोनों चाहिए विपिन भाई। मुंबई में पर्टिकुलरली मैं आपको वेरी हैप्पीली कह सकता हूँ कि जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट दिया जा रहा है, यही तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट हर वो सिटी में जो ऑलरेडी वहाँ पे लोग रह रहे हैं उसमें होनी चाहिए। दूसरा, नई सिटीज़ बननी चाहिए और वो नई सिटीज़ जो बनेंगी उसे एक नए तरीके से सोच के, एक नए तरीके से इंटरनेशनल आर्किटेक्ट्स को इनवाइट करके, टाउन प्लानर्स को इनवाइट करके उसकी जो प्लानिंग होती है वो होनी चाहिए। राइट, तो ये तो मैक्रो पिक्चर हो गई। अब थोड़ी माइक्रो की बात जी। कर लेते हैं। सो 2-3 साल से पार्टी जारी है एंड इट्स गुड। लेकिन नाउ कमिंग टू द करंट सिनेरियो, थोड़ा सा ग्लूमी है इन टर्म्स ऑफ पूरी ग्लोबल सिचुएशन है, सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज हैं, सारी चीज़ें। आपको क्या लगता है अगले 6 महीने, साल भर जो नंबर्स अभी तक हम देखते आए हैं वो कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे? तो कौन से फैक्टर्स उनके लिए रिस्पॉन्सिबल हों? मुझे मुझे ऐसे लगता है कि रियल एस्टेट को क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखने से अच्छा एक थोड़ा लॉन्गर पीरियड में देखना चाहिए। सर्टेन हिकअप्स जो आप बोलते हो वो तो आएंगे, आज की राइट। तारीख में है कि नहीं, आई विल गिव यू अनदर एक्सप्लेनेशन। किसी ने कल मुझसे पूछा कि आपने अगर सितंबर के नंबर देखे, अब सॉरी अगस्त के नंबर देखे या लास्ट क्वार्टर के नंबर देखे तो थोड़े कम थे। मैंने कहा कम थे, बट वो कम होने का रीज़न ये नहीं था कि देयर इज़ सेल में कोई रुकावट आई है। इन्वेंट्री इनफ लॉन्च नहीं हो रही है, और अगर इन्वेंट्री इनफ लॉन्च नहीं होगी तो बिकेगी कहाँ से? सो दैट इज़ वेयर दिस गैप इज़। लेकिन आपको मैं अश्योर करके दे सकता हूँ, और जितने रिपोर्ट्स हम पढ़ते हैं या जिस तरह से रिपोर्ट्स हम उसको जनरेट करते हैं बेसिस पीपल, बेसिस गवर्नमेंट इकोनॉमी, बेसिस ग्लोबल सोशियो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, आपको मैं अश्योर कर सकता हूँ कि आप जिसे पार्टी कहते हो ये लॉन्ग टर्म चलेगी। मेरे हिसाब से इफ़ आई हैड अ लुकिंग ग्लास, आई वुड से कि एटलीस्ट 10 years
इंडिया की ये स्टोरी को कोई रोक नहीं सकता। राइट। तो अगर अलग अलग सेगमेंट्स की बात कहें, लग्जरी, अल्ट्रा लग्जरी, अभी तक तो बढ़िया चल रहा था, नाउ यू विल टेल कि थोड़ा सा लल वहाँ पे क्यों है। अफोर्डेबल थोड़ा कहीं पीछे था, लेकिन जो जी नंबर्स मैंने लेटेस्टली देखे उसमें ये है कि वहाँ पर सप्लाई बढ़ी है। जी डेफिनेटली डिमांड होगी तो सप्लाई बढ़ी, और हमें जी पता है कि वहाँ डिमांड है और वो हमेशा रहने वाली है। जी मिड सेगमेंट इज डूइंग वेल ऑफ। जी। तो तीनों सेगमेंट के लिए आपका क्या मानना है? पहले तो इफ़ यू परमिट मी, मैं आपको रियल एस्टेट की पूरी एक चार्ट देता हूँ। आप रेजिडेंशियल की बात करते हो, रेजिडेंशियल में भी फर्स्ट होम सेकंड होम होता है, अदर देन अफोर्डेबल, मिड मास, एस्पिरेशनल, प्रीमियम एंड सुपर प्रीमियम, एक सेकंड होम्स कॉन्सेप्ट आता है। फिर आप देखेंगे तो देर आर सो मेनी अदर फॉर्म्स। रेजिडेंशियल कैन नॉट ग्रो अलोन, तो आपको कमर्शियल डेवलपमेंट जो आज की तारीख में आप पढ़ते ही होंगे पूरे इंडिया में, सो मेनी कंपनीज आर कमिंग ओवर देयर, और ये सारे जो हैं दे रिक्वायर ऑफिस स्पेस। तो ऑफिस कमर्शियल रिक्वायरमेंट जो है वो काफ़ी बढ़ गई है। आपने वो रिपोर्ट की एक पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ, 100 मिलियन नए घर बनेंगे, 100 मिलियन होम्स की रिक्वायरमेंट है, और उसके आगे 2.8 बिलियन स्क्वायर फीट जो है वो कमर्शियल ग्रेड ए ऑफिस की रिक्वायरमेंट है। दैट इज व्हाट द रिपोर्ट एट कॉलियर्स सेज टू अस। आप देखिए कि नॉट ओनली रेजिडेंशियल, नॉट ओनली कमर्शियल, फिर आता है वेयर हाउसिंग, फिर आता है हॉस्पिटैलिटी, फिर आता है हेल्थ केयर, फिर आता है आपका डेटा सेंटर्स। ये सारी चीज़ें जो हैं फिर आपने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के लिए जो रिपोर्ट बनाई गई थी वो भी देखा होगा। टूरिज्म एक काफ़ी ग्रो होने वाला है, एंड इवन सिटीज़ लाइक मुंबई, जैसे आप सिडनी आते हो, एक टूरिज्म भी देख सकते हो आप यहाँ पे, वैसे सिटीज़ लाइक मुंबई कैन ऑल्सो बिकम टूरिज्म हब्स, और उसकी जो स्पेशलिटी है उसे फोर फ्रंट में लाने की ज़रूरत है हमें। तो ये सारी चीज़ें देखते मैं आपको बता सकता हूँ, जहाँ पे कमर्शियल डेवलपमेंट अच्छा होगा या टूरिज्म की ग्रोथ ज़्यादा होगी, तो वहाँ पे मोर एंड मोर रियल एस्टेट रेजिडेंशियल ग्रोथ होगी। और ये ग्रोथ मेरे हिसाब से मुंबई मार्केट के बारे में पर्टिकुलर मैं बता सकता हूँ आपको, मिड मास और एस्पिरेशनल हाउसिंग जिसे कहते हैं, यानी 1 करोड़ से ज़्यादा, क्योंकि मुंबई में अफोर्डेबिलिटी ऑल्सो इज कंसिडर्ड एज 1 करोड़ रुपीज़, बट 1 करोड़ से लेके 3 करोड़, और फिर 3 से लेके 7 करोड़, डिपेंडिंग आप मुंबई के कौन से माइक्रो मार्केट में हैं, वहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट हाईएस्ट है। राइट। क्योंकि आपने प्राइस सेगमेंट की बात की, लेकिन हिंदुस्तान में कुछ पॉकेट्स में जैसे कह रहे हैं, तो सारे लोग रिपोर्ट्स में भी, एक्सपर्ट्स भी बोल रहे हैं कि यहाँ थोड़ा प्राइस राइज हो गया या थोड़ा हीटअप हो गया। तो अगेन दिस इज मार्केट फोर्सेस, या फिर थोड़ा प्राइस पर कंट्रोल चाहिएगा? आई डोंट लाइक सुपर इंक्रीज इन प्राइसेस, और हमारी जितनी डेवलपर जिसे कहते हैं फ्रेटर्निटी है, वो ये समझ गई है कि वेलोसिटी इज़ द न्यू प्रीमियम। तो हम सब तो हमारे जितने मेंबर्स हैं उनको एक ही एजुकेट करते हैं कि देखिए आप एनपीवी देखिए या आईआरआर रिटर्न्स देखिए, डोंट लुक एट मनी द ओल्ड वे, कि मैंने अगर प्लॉट लिया 10 लाख रुपए में और उसके ऊपर 5 लाख रुपए कंस्ट्रक्शन किया और मैंने लेट से 50 लाख रुपए बेचा। आप बताओ कि 10 लाख रुपए का घर लिया कब, प्लॉट लिया कब, और उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कितने वक्त में किया, और कितना फास्ट उसको सेल कर सके। क्योंकि हाईएस्ट प्राइस लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, कंटिन्यूस सप्लाई एंड कंटिन्यूस सेल्स की एक जो रिक्वायरमेंट है उस पर हम हमारे जितने डेवलपर्स हैं उनको ध्यान देना बोलते हैं। और रही बात मुंबई की, मेरे हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बूस्ट आई है उसकी वजह से ऑल ओवर इंडिया से भी इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं इंडिया में, मुंबई में। तो आप अगर मुझे पूछें तो माय डेटा शोज के बैंगलोर वाले, पूना वाले, दिल्ली वाले, केरला वाले मुंबई में फ्लैट ले रहे हैं। ऑफ कोर्स अलग अलग प्राइस सेगमेंट्स में लेते होंगे, बट वी हैव गॉट स्ट्रॉन्ग बायर बेस कमिंग फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री। ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हमारे साथ हैं क्रेडाई के प्रेसिडेंट इलेक्ट शेखर भाई। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। और ये प्रेसिडेंट इलेक्ट सुन के ऐसा लगता है जैसे अमेरिका के प्रेसिडेंट हो। Like president elect is it's a training for me to become a president next year. नहीं, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको अभी से। शेखर भाई, आप नंबर्स को काफ़ी क्लोजली फॉलो करते हैं, कन्वेंशंस में भी आपने काफ़ी नंबर्स दिए। मुझे याद है पिछले साल भी जब हम बात कर रहे थे शर्म शेख में, वहाँ भी काफ़ी आपने नंबर प्रोजेक्ट किए थे। हर साल काफ़ी तेज़ी से डेवलपमेंट हो रहा है। अब भी आपके ताज़ा नंबर्स इन टर्म्स ऑफ रियल स्टेट, जीडीपी ग्रोथ क्या कह रहा है? क्योंकि इस समय पूरा वर्ल्ड सिनेरियो थोड़ा मिक्स सा है, अभी नंबर्स क्या कह रहे हैं? नंबर्स आप देखो तो लास्ट ईयर जो हम 24 लाख करोड़ के आसपास था रियल एस्टेट सेक्टर, आज 23-24 जो कंप्लीट हुआ तो 30 लाख करोड़ यानी 3.34 ट्रिलियन डॉलर का सेक्टर हुआ है। और डेफिनेटली ये आई थिंक 2030 में 1 ट्रिलियन क्रॉस करेगा।
2034 में 1.3 ट्रिलियन क्रॉस करेगा। एंड जो डेवलप इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं तो रियल एस्टेट सेक्टर मेरे हिसाब से $5 ट्रिलियन इटसेल्फ 2047 में होगा। राइट, तो जब हम अपनी इकोनॉमी के लिए 3.5 पे आज हैं, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बात करते हैं, लेकिन आप कह रहे हो कि रियल एस्टेट अकेला उतना रोल प्ले कर देगा 2047। हाँ ठीक है, जब हम विकसित भारत क्या लक्ष्य जो लेकर हाँ, चल रहे हैं हाँ उसके जी, लिहाज हाँ से जी। शेखर भाई, अभी देखिए रियल एस्टेट में हम काफी सारी बात करते हैं, मैं थोड़ा सा आपसे फ्यूचर समझना चाहता हूँ। मेट्रो सिटीज में हमने काफी रियल एस्टेट होता हुआ देख लिया, टियर 2 टियर 3 की हम बात करते हैं, लेकिन अभी भी वो डेवलपमेंट का वो फेज आया नहीं है जहां पर, क्योंकि देखिए रियल एस्टेट आइसोलेशन में तो हो नहीं सकता, आपको वैसा ही रोजगार चाहिए, वैसी ही जी। सुविधाएं चाहिए। तो क्या उसके लिए हमारे टियर 3 टियर 2 सिटीज तैयार हैं या तैयारी में हैं? देखो, रियल एस्टेट के डेवलपमेंट में 2-3 चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। एक तो अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड विथ क्लियर टाइटल्स, दूसरा है गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट रूल्स। तो पिछले 10 साल में जो इंडिया में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, आप देखो 2014 के पहले 4 सिटी में मेट्रो ट्रेन हुआ करती थी, आज 20 सिटी से ज़्यादा जगह पे मेट्रो ट्रेन है। लास्ट माइल कनेक्टिविटी छोटे सिटी में तो थी ही नहीं, बड़े सिटी में भी हम इश्यू फेस कर रहे हैं, पर छोटे सिटी में तो वो इश्यू बहुत ही ज़्यादा था। पर अभी पूरा 10 साल में गवर्नमेंट का फोकस जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे है, तो मेट्रो ट्रेन बन रही है, रोड बन रहे हैं, अदर सैनिटेशन फैसिलिटीज़ वगैरह। तो इंफ्रास्ट्रक्चर आप ये जो यहाँ पर भी ऑस्ट्रेलिया में देख रहे हो, ये डेवलपमेंट देख रहे हो, दिस इज़ बिकॉज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। आप हम लोग बात करते हैं यूएस की, यूके की, कि भाई यूएस में हमारे आपके मेरे दोस्त रहते हैं, सपोज वो हमको बोलते हैं कि हम न्यूयॉर्क में रहते हैं, और हम जाते हैं तो पता चलता है 50 किलोमीटर दूर उसका घर है। और पर वो लगता न्यूयॉर्क ही है, क्योंकि वहाँ से उसका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा है कि ट्रैवलिंग डिस्टेंस डाउनटाउन में आना है तो 10-20% है। तो आवर रिलेटिव्स हु आर स्टेइंग अब्रॉड इन ऑल द लार्ज सिटी, वो लोग ज़्यादातर दूर रहते हैं, पर डाउनटाउन में तो कोई रहता नहीं है। तो हमको डाउनटाउन में से, इंडिया में से भी प्रेशर कम करना पड़ेगा, बाहर टाउन सैटेलाइट टाउन्स डेवलप करने पड़ेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, और ये सब हो रहा है। और अब हमारे साथ हैं क्रेडाई के कुर्सी पुरुष यानी चेयरमैन मनोज गौर साहब। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। एंड यहाँ पर आपसे दिल्ली में तो बातचीत होती है, लेकिन यहाँ बातचीत करेंगे तो कुछ अलग मज़ा आएगा। तो चलिए शुरुआत में करता हूँ कि आप लोगों ने ऑस्ट्रेलिया को चुना, उसके पीछे के आपके थॉट्स क्या रहे? देखिए, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ऐसे शहरों की जो है ज़रूरत इंडिया के अंदर भी है, और इंडिया के अंदर जो अब हम डेवलपिंग टू डेवलप वाला जो एक नारा हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया है, अगर हमें उसे साकार करना है, अगर उसको हमें रियलिटी के अंदर लाना है, तो हमें इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर की, इस तरह के अमलगेशन ऑफ द पब्लिक एरिया, प्राइवेट एरिया, होटल्स, आपस में जो है किस तरह से जो है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बेसिकली हम खाली डेवलपमेंट और नेचर को किस तरह से आपको प्रोटेक्ट करना है जो है, तो दिस इज़ द बेस्ट एग्जांपल पूरे वर्ल्ड में अगर कह सकते हैं, जहाँ पर भी हम जाते हैं। एंड सिडनी इज़ नोन फॉर दिस जो है, इट्स ए 20 मिनट सिटी, यू सी दैट इतना ट्रैफिक और वो सब कुछ होने के बाद भी आप एक कोने से दूसरे कोने में जो है 20 मिनट में पहुंच सकते हो। तो जब ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। आई थिंक आपका जो अपना शहर है दिल्ली एनसीआर की बात करें तो वो इस मॉडल के काफ़ी करीब है। हमने देखा कि किस तरीके से मेट्रो का जाल फैला, उसके बाद सिटी की जो कनेक्टिविटी है वो काफ़ी आसान हुई, इनफैक्ट डेवलपमेंट अभी भी जारी है। तो अगर हम दिल्ली से ही शुरुआत करें और इस मॉडल की रेप्लिकेशन की बात करें, आपको क्या लगता है क्या और अभी हमें करने की ज़रूरत होगी टू बी लाइक दिस? देखिए, मेरे को यह है कि गवर्नमेंट को अपना कंट्रोल इन डिज़ाइनिंग एंड मास्टर प्लानिंग से थोड़ा सा कम करना चाहिए। उनको केवल ब्रॉडर जो है रेगुलेशंस के ऊपर आना चाहिए। द एग्जांपल इज़ लाइक पासपोर्ट बनाने, हमने आपने सब लोगों ने अपने जीवन में पासपोर्ट बनवाया है, कितना डिफ़िकल्ट था। तो उसमें क्या हुआ कि जो अब आज की डेट में जो साइनिंग अथॉरिटी है, दैट इज़ ओनली ए वन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, रेस्ट इज़ डन बाय द प्रोफेशनल्स। हमारे यहाँ भी क्या है कि हम भी गवर्नमेंट को सजेशन दे रहे हैं, और गवर्नमेंट भी उस पर सीरियसली जो है वो सोच रही है कि आप ब्रॉडर बाई लॉज तय कर दो, उसके बाद लेट द इनोवेशन कम इनटू द पिक्चर। आप बढ़िया जो आर्किटेक्ट्स हैं जिनको 20-20, 25-25 साल का एक्सपीरियंस है, उनकी एक काउंसिल बनाओ। उस काउंसिल में मैं अगर कोई प्लान लेके जा रहा हूँ, तो ये जो बिल्कुल किताबों में लिखा है फुल स्टॉप डॉट, उसको आप छोड़ो। मेरे को कोई एलिवेशन बनाना है, मेरे को कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटी उसको देनी है,
तो उन चीज़ों को जो है और किस तरह से जो है गवर्नमेंट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके साथ मेरे को इंटीग्रेट करना है। तो एक जो विश्वास वाली बात है कि नहीं बिल्डर ऐसे कर देगा वो करता है, अब वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। रेरा का चीज़ें हैं, रेरा से भी बड़ा ऊपर है जो कस्टमर का नॉलेज बेस है और जो उसकी रिक्वायरमेंट है और जो कस्टमर की इंफॉर्मेशन है वो आजकल बहुत ज़्यादा है। तो उसमें उसमें मेरे को लग रहा है एक डिस्कनेक्ट है। और वो चीज़ आ जाएगी तो ये इन शहरों को इस तरह से डेवलप करने में वी आर क्वाइट कैपेबल। टेक्नोलॉजी भी है, इंटेंट भी है, जगह भी है और रिक्वायरमेंट भी है। तो हमें बस वो एक कनेक्ट जो है वो जो करना है। थोड़ा कमिंग टू द दिल्ली एनसीआर मार्केट, तो काफ़ी सारी रिपोर्ट्स अभी रही और चीज़ें रही कि भाई बाकी देश में भी रियल एस्टेट बढ़िया है, लेकिन दिल्ली एनसीआर में तो गजब हो रहा है। रेट्स बहुत ऊपर चले गए हैं, गुरुग्राम कहीं चला गया, इनफैक्ट नोएडा, ग्रेटर नोएडा जहाँ आपके भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पर भी भाव बहुत ऊपर गए। तो क्या चला क्या 1-2 साल के अंदर ये दिल्ली में एनसीआर में इस तरह की तस्वीर कैसे बनी? देखिए, एक फिजिक्स का लॉ है कि स्प्रिंग को आप जितना नीचे दबाओगे वो उतना ऊपर उछल के जाएगा। जो 2014 से 2020 में जो एनसीआर में हुआ ड्यू टू वॉल्यूम, ड्यू टू बैड डिसीजंस जो है प्रोजेक्ट्स फेल हुए। और ऑल्दो अब काफ़ी चीज़ें जो है रिवाइव हो रही हैं, अभी भी जो आपके जितने भी लिटिगेशन या प्रॉब्लम देखते हैं वो 2016 से पहले की है, 2020 से पहले की है। पर 2020 और आफ्टर कोविड जो है थिंग्स आर ड्रास्टिकली चेंज जो है। तो जो मार्केट जो है सबसे नीचे थी और अंडर परफॉर्म कर रही थी, रिक्वायरमेंट है तो वो उतनी ही तेज़ी से जो आगे आई है। अच्छे डेवलपर्स अब आए हैं और टाइमली जो है प्रोजेक्ट्स जो है वो कंप्लीट हो रहे हैं। तो ये एक ड्रास्टिक चेंज जो है आपको एनसीआर में देखने को मिल रहा है। तो चीज़ें जो बहुत ज़्यादा नीचे चली गई थी अब वो एक लेवल पे आई हैं, तो वो एक गैप आपको जो है दिख रहा है कि चीज़ें वापस आ गई हैं। लोग रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं, लोग भी थोड़े मैच्योर हुए हैं, कोविड के बाद रिक्वायरमेंट भी चेंज हुई है। तो वो चीज़ें आपको एनसीआर की मार्केट में देखने को मिल रही हैं। सो राइट इन सिडनी मेरे साथ है इरफान रजाक सर। अब मुश्किल से हाथ आते हैं लेकिन यहाँ पे आए इस बार तो हमने इनको पकड़ लिया है। अब थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, कुछ अंदर की बातें पूछ लेंगे सर से। तो सर सबसे पहले तो मैं यही पूछूं कि धंधा कैसा चल रहा है? विपिन, पहली बात तो ऐसी है, आपके साथ कभी भी मैं मिलता हूँ आपसे बात करने में मुझे काफ़ी खुशी होती है, प्रशंसा होती है। थैंक यू सर। अभी धंधा तो चल रहा है, ठीक से चल रहा है, डिमांड है, लोग खरीद रहे हैं। अभी लोग खरीद रहे हैं इसलिए कि उनको ज़रूरत है, उनमें एक उत्साह है, एक कॉन्फिडेंस है कि भी आज नहीं खरीदेंगे तो फिर वो अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी। और एक हमने हमारी कंपनी में भी हमने ऐसा किया कि अच्छे लोकेशन सेलेक्ट किए हैं, भाव भी अच्छा फिक्स करते हैं हम कि भी इतना ज़्यादा नहीं कि भी कस्टमर खरीद नहीं सके, हमारा प्रोडक्ट भी अच्छा होता है। तो ऑल इन ऑल ये वेल राउंडेड ऑफरिंग होता है, तो कस्टमर का एक कॉन्फिडेंस है और इस प्रकार तो डिमांड भी अच्छा है और बिक्री भी अच्छी है। तो मैंने सुना कि आपकी तो इन्वेंट्री सी खत्म हो गई, मतलब माल बहुत बिक रहा है। नहीं, देखो माल बिकते रहता है, ऐसा नहीं कि भी कभी ये प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड होता है। अगर बहुत महंगा प्रोडक्ट है वो धीरे धीरे बिकेगा। अभी अगर प्रोडक्ट है कि भी targeting the sweet spot which is the mid income, middle class in mid income housing, जिधर ज़्यादा बड़े मकान भी नहीं, ज़्यादा छोटे मकान भी नहीं, और इसकी लोकेशन अच्छी है, प्राइसिंग अच्छी है, तब एकदम से एक वेव में निकल जाता है। अभी जो लग्जरी है, सुपर लग्जरी है, उसमें तो इतने लोग नहीं हैं कि अभी रोज़ खरीद सकते, वो भी बिक्री तो होती है और हो रही है, पर उसकी स्टाइल अलग होती है। लोग सोच के समझ के खरीदते हैं, उनका बजट भी देखते हैं और देख के ये भी बिक्री होती है, बट उसकी अलग नीश मार्केट होती है। तो सिडनी में हमारे साथ इस वक्त हैं सतीश मगर सर। वैसे तो आप क्रेडाई के एक्स प्रेसिडेंट के तौर पे उन्हें जानते हैं, लेकिन देश के जाने माने डेवलपर और मगरपट्टा सिटी को कौन नहीं जानता। तो चलिए थोड़ी बातचीत हम सतीश जी से करते हैं। सर तो सबसे पहले मैं आपसे यही पूछूंगा आपकी कम्युनिटी की लैंग्वेज में कि धंधा कैसा चल रहा है? धंधा चंगा है। धंधा चंगा है। तो सेल्स वगैरह सब सेल्स कैसे? आर गुड, अच्छा बोले वेलोसिटी अच्छी है हाँ। और बहुत सालों के बाद, बहुत लंबे अरसे के बाद लॉन्ग ड्यूरेशन की अच्छी पीरियड चल रही है। सर तो उस हिसाब से अगर मैं पूछूं
माल कितना बिक रहा है, कैसा बिक रहा नहीं, माल तो जितने तैयार कर रहे हैं उतने बिक रहे हैं। है? स्पेशली द मिडिल क्लास सेगमेंट काफ़ी अच्छी तरह से जा रही है, ओके। और लोअर जो इकोनॉमिकल हाउसिंग को थोड़ी दिक्कत आ रही है। एक लग्जरियस के लिए खुद का सेगमेंट है, उतना सेगमेंट जा रहा है, लेकिन अभी जितना बना रहा है उतना जा रहा है, तो बाय द टाइम यू कंप्लीट द प्रोजेक्ट इज सोल्ड। ओके, तो अभी थोड़ी सी इकोनॉमिक कंडीशंस की बात करें, कुछ एक रिपोर्ट्स भी मैंने पढ़ी जिसमें ये कि कुछ पर्टिकुलर पॉकेट्स, कुछ सिटीज़ थोड़ा ज़्यादा हीटेड अप हो गया। गुरुग्राम की बात करें तो 20-25-50% तक रेट ऊपर चले गए। क्या ऐसी जगहों पे आप अब एक थोड़ा ठहराव देख रहे हैं? नहीं, रेट्स कंट्रोल करना ही पड़ेगी। यू कैन नॉट इंक्रीज द रेट्स पे कंट्रोल चाहिए। स्पेकुलेशन मार्केट किया तो मार्केट में दिक्कत आ जाएगी, लेकिन नॉन स्पेकुलेटिव मार्केट पे अगर जेन्युइन बायर्स पे कॉस्ट प्लस बेसिस पे अगर किया तो चलता है, चलेगा। ओके। लेकिन जहाँ पे ज़्यादा स्पेकुलेशन हुए वो मार्केट, वहाँ उस तरफ मार्केट थोड़ी हीट अप हो गई। तो अगर मैं आप ही के शहर की बात करूं, पुणे की बात करूं, स्पेकुलेटिव मार्केट नहीं है, ठहरा हुआ सदा हुआ मार्केट है, वहाँ पे क्या स्थिति है? गुड, वेरी Okay. गुड सिचुएशन, क्योंकि इन्वेस्टर नहीं है, जो है वो एंड बायर्स है। क्योंकि सर्विसेज इंडस्ट्री बड़ी पैमाने में है, इसलिए जो मिलेनियल्स थे जो खुद के घर खरीदने नहीं चाहते या रेंट में रहना चाहते थे, सब पूरे तारे ज़मीन पे आ गए। अच्छा। सभी लोग अभी खुद का घर की बात सोच रहे हैं। पोस्ट कोविड में ये बड़ा बदलाव आया है। तो राइट इन सिडनी हम हैं श्री गोपाल काबरा जी के साथ, जो कि एवरग्रीन है। और सबसे पहले चलिए रियल एस्टेट की तो बात कर ही लेंगे सर आपसे, लेकिन ये बताइए कि 10-15 सालों से हम आपको एक जैसा देख रहे हैं, आपकी सेहत का राज क्या है? देखिए सर, मेरा पहला एक प्रिंसिपल है कि मैं कोई चीज़ का स्ट्रेस लेता नहीं हूँ। जी। तो मेरे को लगता है कि जो तबीयत का मेन, जो सेहत का मेन है, जो स्ट्रेस है, खाना पीने पे कंट्रोल तो होना ही चाहिए। तो मैं कोशिश कर रहा 30 साल से मैं शुगर नहीं लेता हूँ, और ठीक है वॉकिंग वगैरह जो होता नहीं होता, लेकिन अभी पिछली बार जो मैं केरला जाके आया 21 दिन पंचकर्मा करके आया, उसके बाद मेरे को काफ़ी फर्क पड़ा है। लेकिन पहला मेन मुद्दा ये है कि मैं स्ट्रेस नहीं लेता। तो चलिए, इस समय अगर हम इंडियन रियल एस्टेट मार्केट की बात करें तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है, इस समय तो स्ट्रेस फ्री है, लेकिन क्या आगे पीछे कुछ स्ट्रेस आ सकता है? अगर वास्तविकता में देखा जाए तो मेरे को, जो मेरा व्यक्तिगत गणित जो है कि आगे चल के ये प्राइस में करेक्शन तो आना चाहिए, क्योंकि जिस ढंग से रियल एस्टेट के भाव हुए हैं, वास्तव में लोगों की कमाई इतनी नहीं बढ़ी है। ठीक है, कुछ कारण से लोगों ने शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड में जो पैसे कमाए, लेकिन व्यापार में इतनी कमाई नहीं बढ़ी जिस ढंग से प्राइजेस बढ़े हैं। तो कहीं ना कहीं एक थोड़ा करेक्शन लगता है, या सेल कम हो जाएगी या प्राइस कम करेंगे। आइडियली प्राइस कम होने की मैं तो बड़ा लगता है कि होना चाहिए, क्योंकि देखिए डिमांड भी जो है वो बहुत हाई एंड लग्जरी में डिमांड तो बहुत अच्छी है। क्योंकि वहाँ मेजॉरिटी लोगों ने शेयर बाजार में पैसा कमाया, या अपनी कंपनी बेची, या स्टेक बेचा, या कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं फाइनेंशियल मार्केट रिलेटेड लोगों ने हाई एंड लग्जरी फ्लैट लिया है। जी। किसी बिजनेसमैन ने जो हाई एंड लग्जरी फ्लैट लिया नहीं, पर हाई एंड लग्जरी फ्लैट कितने बिल्डर बनाते हैं, कितना वॉल्यूम होता है। तो मेन जो वॉल्यूम एफोर्डेबल हाउसिंग है, या जो मिड है या लोअर मिड है, उसमें वॉल्यूम में कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक लगता है। सिडनी में अब वेदर थोड़ा सा विंडी हो गया, थोड़ा चिली, थोड़ी ठंड हो गई है, तो इस ठंड को थोड़ा दूर करते हैं और थोड़ी सी गर्मा गर्म बातें करते हैं। तो विद मी मिस्टर इंद्रनील बासु, जो कि एमडी है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कॉलियर्स इंडिया के, और इस बार कॉलियर्स जो है वो नॉलेज पार्टनर भी हैं क्रेडाई नेटकॉन 2024 में। तो मिस्टर बासु, वेलकम। थैंक यू और इट्स नाइस मीटिंग यू। तो चलिए थोड़ा इंडियन रियल एस्टेट की बात हम आपसे कर लेते हैं। सो अभी जो सिनेरियो, करंट सिनेरियो पिछले 3-4 साल से काफ़ी रोजी पिक्चर है, काफ़ी बढ़िया पिक्चर है। ये पिक्चर इतनी ही रोजी आगे भी है, या अब इस पिक्चर का रंग थोड़ा बदलेगा? नो, आई थिंक पिक्चर का रंग सही रहेगा, बढ़ेगा। हमने एक रिपोर्ट पेश किया है जो वेल रिसीव्ड हुआ है विद आवर रिसर्च टीम, एंड इट एक्चुअली सेज द सेम थिंग दैट नाउ इट इज़ अ सब $1 trillion मार्केट, लेकिन इन द नेक्स्ट 10 years by 2047, so we are planning to reach around $10 million, which is very good with an annual growth rate of 16%. So ये जो growth होगा, it only shows that market will keep going up, positive रहेगा, opportunities काफ़ी आएंगे, and this will become around 14 to 16% of GDP. आपको पता है जो as a real estate, it is one of the major contributors up to Indian GDP. तो but ये 14 से 16% बनेगा of GDP by 2047, जो सरकार का अमृतकाल का जो टारगेट रखे हैं उसके लिए। तो ओवरऑल वेरी गुड पिक्चर।